नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आमतौर पर किसी भी ब्लाइंड मर्डर के मामले के सॉल्व होने की जो पहली शर्त होती है वो होती है मरने वाले शख्स की पहचान होना, यानी जो लाश मिली है वो लाश किसकी है ये बात पता चलना। लेकिन आज क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जिस स्टोरी के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं वो इससे कुछ अलग है, इससे हटकर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये जब स्टोरी सुनेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा, आपको इस बात का एहसास होगा। तो बगैर कुछ और प्रॉम्प्ट किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। मामला महाराष्ट्र का है, जालना शहर का। जालना में एक मोहल्ला है, एक जगह है जिसका नाम है योगेश नगर। यहाँ एक नौजवान रहा करता था, ऋषिकेश पंवार। ऋषिकेश पंवार 22 सितंबर 2025 को एक रोज़ अपने घर से गायब हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए, अपने बेटे को फ़ोन करते रहे लेकिन फ़ोन भी लगातार नॉट रीचेबल आ रहा था। और फिर उन्होंने अपने तौर पर ऋषिकेश को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की। नाते रिश्तेदारों में पता किया, दोस्त मित्रों से पूछा, और जब सारी जगह घूम फिर करके थक गए तो फिर वो पुलिस स्टेशन पहुँचे और उन्होंने तालुका जालना पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने कहा कि आप ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं, आपको कुछ पता चले हमें बताइएगा, और अगर हमें पता चल गया तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। घर वाले वापस चले आए, अपने तौर पर ढूंढते रहे, मंदिर मंदिर पूजा पाठ, अलग अलग दरवाजे पर दस्तक देते रहे, लेकिन सारी कोशिशें बेकार चली गई और ऋषिकेश का कुछ पता नहीं चला। इस बीच उन्होंने कई बार तालुका जालना पुलिस स्टेशन में भी जाकर बातचीत की। जिस पुलिस ऑफिसर को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी उसके कांस्टेंट टच में रहे, लेकिन उन्हें भी ऋषिकेश के बारे में कोई खबर, कोई जानकारी नहीं मिली। और धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। साल भर का वक्त तकरीबन गुजरने ही वाला था, बल्कि आप समझिए कि साल भर का वक्त गुजरने वाला है। अब से कुछ दिन पहले कदीम जालना थाने की पुलिस को एक मामले की जांच के दौरान एक बात पता चली। एक मुखबिर ने कदीम जालना थाने की पुलिस को ये बताया कि ऋषिकेश पंवार नाम का जो आदमी गायब हुआ था, जो नौजवान लड़का साल भर पहले गायब हुआ था योगेश नगर से, उस लड़के की हत्या हो चुकी है। और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का एक दोस्त है, अविनाश वाघमारे। पुलिस ने मुखबिर से पूछा कि भाई तुमने ये बात इतने दिनों तक कैसे छुपाई? तो मुखबिर ने कहा कि नहीं साहब, मुझे तो अभी कुछ दिन पहले ही पता चली है, लेकिन मेरी जानकारी बिल्कुल पक्की है और 100% है ये कि अविनाश ने ही ऋषिकेश का कत्ल किया है। अब पुलिस वाले सोच में पड़ गए। सोच में इसलिए पड़ गए क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर साल भर पहले कत्ल हुआ है तो इतने दिनों तक ऋषिकेश पंवार का शव कहाँ होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे खुर्द-बुर्द कर दिया गया, उसे जला दिया गया? अगर शव ही नहीं मिलेगी तो फिर इस मामले की जांच आगे कैसे बढ़ेगी और हम अदालत में कैसे साबित करेंगे कि ऋषिकेश पंवार का कत्ल हो चुका है? जिस आरोपी का नाम लिया जा रहा है अविनाश वाघमारे, अगर हम उसे गिरफ्तार भी कर लेंगे तो बगैर सबूत के तो उसे सजा दिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर ये केस आगे बढ़ेगा कैसे? तो पुलिस इस सोच में पड़ गई। और इसीलिए चूंकि ये मामला एक तरह से देखा जाए तो सॉल्व हो रहा था, लेकिन सॉल्व होने के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, तो इस मामले की जांच करने के लिए अब पुलिस ने खास तौर पर एक डेडिकेटेड टीम बना दी। तकरीबन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले सितंबर मंथ में वो गायब हुआ था और अब जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर, अब मतलब कुछ दिनों में साल ही पूरा हो जाता। तो एक टीम बना दी गई और इतने पुराने मामले में, तकरीबन 10 महीने पुराने मामले में नए सिरे से इस मामले की जांच शुरू हुई। अब पुलिस के पास लाश तो नहीं थी, जिस नौजवान की हत्या हुई थी उसका कोई सबूत तो नहीं था, लेकिन अविनाश वाघमारे तो था। पुलिस ने अविनाश वाघमारे को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। अविनाश ने अब पुलिस को बरगलाना शुरू किया। जाहिर है कोई भी शख्स, कोई भी कातिल जब पकड़ा जाता है तो वो आसानी से तो अपना जुर्म कबूल नहीं करता। वो कोशिश करता है कि पुलिस को या किसी को भी वो गुमराह करे और कभी ना पकड़ा जाए। तो उसने पुलिस को झूठ बोलना शुरू किया। लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की और पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ कंक्रीट एविडेंस है पुलिस के पास, तो फिर अविनाश को सच मानना पड़ा और उसने ये बात कबूल कर लिया कि उसी ने 22 सितंबर को ऋषिकेश पंवार, जो उसका दोस्त था, उसकी हत्या की थी और उसकी लाश पास ही बहने वाले दूधना नदी में फेंक दी थी। अब
पुलिस के लिए ये मामला और चुनौतीपूर्ण हो गया। अगर मान लीजिए लाश किसी जंगली इलाके में फेंकी गई होती, यानी समतल ज़मीन पर डाली गई होती, या फिर मान लीजिए लाश को ज़मीन में दफना दिया गया होता, तो कोई ना कोई ऐसा बॉडी पार्ट्स इन 10 महीनों में ज़मीन के नीचे से या फिर किसी जंगली इलाके से रिकवर की जा सकती थी, कोई हड्डी मिल सकती थी। लेकिन यहाँ तो नदी में फेंकने की बात सामने आ गई और नदी की धार में वो लाश बहकर पता नहीं कहाँ चली गई, किसी को मिली भी या नहीं मिली। अब पुलिस क्या करे? पुलिस के लिए ये मामला और चुनौतीपूर्ण हो गया। आरोपी एक तरह से देखा जाए तो गिरफ्तार हो गया, उसने कत्ल करने की बात कबूल कर ली, मगर पुलिस के लिए मामले को सुलझाना बहुत मुश्किल होने लगा। अब पुलिस ने ये पता करना शुरू किया कि क्या साल भर पहले दूधना नदी में सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या कोई लाश मिली थी, और अगर मिली थी तो क्या उसे दूधना नदी के आसपास का जो एरिया है उस एरिया को कवर करने वाले पुलिस स्टेशन को वो जांच उसके बारे में जानकारी थी क्या? तो अंबड पुलिस है जो दूधना नदी के आसपास के इलाके का जो एरिया है वो अंबड पुलिस स्टेशन की हद में आता है। तो जो जालना थाने की पुलिस थी उसने अंबड पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया और बोला कि सितंबर अक्टूबर 2025 में क्या कोई लाश दूधना नदी से मिली थी, आप लोगों ने रिकवर किया था? अब पुलिस वालों ने पुराने बही खाते निकालने शुरू किए, धूल झाड़ा, और धूल झाड़कर 10 महीने पुरानी एक फ़ाइल निकाली जिसमें पता चला कि हाँ, एक नौजवान की लाश मिली थी, लेकिन वो चूँकि अज्ञात लाश थी तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। काफ़ी दिनों के इंतज़ार करने के बाद उन्होंने लाश का अंतिम संस्कार कर दिया था। अब देखा जाए तो एक तरह से ये मामला एक ऐसे मुकाम पर आकर ठहर गया जिसके आगे और तफ्तीश नहीं हो सकती थी, क्योंकि लाश का ही अंतिम संस्कार हो गया। तो अब ये कैसे पता चले, ये बात कैसे साबित हो कि वो लाश ऋषिकेश पंवार की थी? तो जालना थाने की पुलिस तकरीबन निराश हो चली थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने अंबड की जो पुलिस टीम है उनसे एक सवाल पूछा कि आप लोगों ने लाश बरामद की, आप लोगों ने उस लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया, क्या उसका कोई भी रिमेनिंग बॉडी पार्ट, कोई डीएनए सैंपल आपने नहीं रखा? तो अंबड पुलिस ने कहा कि नहीं साहब, डीएनए सैंपल तो रखा हुआ है, और जो भी मतलब बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं वो सब हमने कलेक्ट किया है और ऑलरेडी वो प्रिजर्व्ड है, फॉरेंसिक लैब में है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि किसके साथ डीएनए का मिलान करना है? चूँकि वो तो अज्ञात लाश थी तो हम तो चाह कर भी डीएनए का मिलान नहीं कर सकते थे। तो जालना की जो पुलिस थी जो इस मामले की जांच कर रही थी, जहाँ से वो लड़का गायब हुआ था, तालुका जालना पुलिस स्टेशन, तो वहाँ की पुलिस ने कहा कि नहीं साहब, अब इस मामले की जांच हम करेंगे, आपने डीएनए सैंपल रखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अब इसकी आगे की तफ्तीश हमारे ज़िम्मे। उसके बाद जालना पुलिस ने, चूंकि मरने वाले नौजवान की पहचान तकरीबन हो चुकी थी, बस अब कंफर्म करना, यानी एक तरह से इस पहचान पर मुहर लगनी बाकी थी, तो जालना पुलिस ने ऋषिकेश पंवार के घर वालों से बात की और बताया कि इस तरह से हमें ये पता चला है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, तकरीबन जिस समय वो गायब हुआ था उसी समय उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसका डीएनए सैंपल जो है पुलिस ने प्रिजर्व करके रखा है। तो हम चाहते हैं कि आप अपना डीएनए सैंपल हमें दें, जिससे हम ये मिलान कर पाए कि वो डेड बॉडी वाकई ऋषिकेश की थी या नहीं थी। ऋषिकेश की माँ बहुत भरे मन से, बहुत दुखी हालत में इस बात के लिए तैयार हो गई और उन्होंने डीएनए के लिए अपने कुछ ब्लड सैंपल वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो पुलिस वालों को और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को दिए। पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में ऋषिकेश की माँ के वो सैंपल भेजे। उनके पास ऋषिकेश का सैंपल पहले से ही मौजूद था। साइंटिस्ट्स ने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने, डीएनए एक्सपर्ट्स ने उसका मिलान कराया और वो मैच हो गया। यानी ये बात स्टैब्लिश हो गई कि जो लाश सितंबर महीने में अंबड पुलिस ने दूधना नदी से बरामद की थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि ऋषिकेश पंवार की ही थी। अब सवाल यह है कि ये बात पुलिस को कैसे पता चली? तो जवाब यह है कि पुलिस को तो खुद कातिल ने बताया, यानी अविनाश वाघमारे ने। तो ये अविनाश वाघमारे का ये बताना कि हमने लाश वहाँ फेंकी थी और उस जगह से बरामद लाश का ऋषिकेश पंवार का मिलना या साबित हो जाना इस बात की पुष्टि करता था कि अविनाश वाघमारे ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है और इस मामले को झुठलाने या इस मामले से इनकार करने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा मामला जो तकरीबन साल भर से अनसुलझा था,
जिस मामले में कत्ल का मामला होने की ही बात नहीं थी बल्कि गुमशुदगी का मामला था, वो मामला जब एकाएक सुलझा तो न सिर्फ सुलझा बल्कि ऐसे अकाट्य सबूतों के साथ सुलझा कि खुद पुलिस वाले भी हैरान थे कि इस केस का ऐसा अंजाम 10 महीने बाद सामने आएगा, वो किसी ने नहीं सोचा था। डीएनए सैंपल से ये बात साबित हो गई, 24 घंटे में रिपोर्ट आ गई, पता चल गया कि लाश ऋषिकेश की थी और कातिल अविनाश पवार अविनाश वाघमारे पहले ही पुलिस के कब्जे में था। अब सवाल यह है कि ये कत्ल किया क्यों और अविनाश के साथ ऋषिकेश का रिश्ता क्या था। तो पता चला कि दोनों दोस्त थे, न सिर्फ दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और इसी बहुत अच्छी दोस्ती में ऋषिकेश ने 1 लाख रुपए अविनाश वाघमारे को कभी उधार दिए थे। अविनाश ने अपनी ज़रूरत बताई थी और रुपए उधार तो लिए थे, लेकिन वो 1 लाख रुपए वापस अपने दोस्त को नहीं लौटा रहा था। ऋषिकेश बहुत परेशान था, अपने रुपए बार बार मांगता था और अविनाश उसके बार बार रुपए मांगे जाने से परेशान हो गया था। और अविनाश ने उसे रुपए वापस देने की जगह खतरनाक फैसला किया। उसने तय किया कि अब वो अपने दोस्त की ही हत्या कर देगा और रोज़ की इस चिकचिक से, रोज़ की 1 लाख रुपए के मांगने की इस लड़ाई झगड़े से उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसने प्लान के तहत अपने खेतों में इसको बुलाया, ऋषिकेश को। वो बाठण गांव का रहने वाला है। बाठण गांव के खेतों में उसने ऋषिकेश को, अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि आओ हम दोनों मिलकर एक पार्टी करेंगे और मैंने तुम्हारे रुपयों का इंतज़ाम कर लिया, वो रुपए भी तुम्हें दे देंगे। ऋषिकेश आया, उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त इतना खतरनाक प्लानिंग किए बैठा है। लेकिन खेत में पहुंचने के बाद तथाकथित पार्टी के दौरान नायलॉन की रस्सी से अविनाश ने अपने दोस्त ऋषिकेश का गला घोंट दिया। इतनी सख्ती से, इतनी कठोर तरीके से उसने गला घोंटा कि पलक झपकते ही ऋषिकेश की मौत हो गई। इसके बाद उसने ऋषिकेश की लाश अपनी थार में डाली। महिंद्रा थार बहुत चर्चे में है, ये गाड़ी आप लोग जानते हैं, खूबसूरत भी है। लेकिन एक बार हरियाणा के डीजीपी ने शायद ये कह दिया था कि थार और बुलेट जो है वो आमतौर पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के पास ज़्यादा पाई जाती है, तो इसको लेकर विवाद भी हुआ था। बहरहाल, तो यहाँ थार में उसने अपने दोस्त की डेड बॉडी डाली और दूधना नदी में ले जाकर उसे ठिकाने लगा दिया। इसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज हुई, पुलिस जांच भी करती रही। अंबड पुलिस ने उस अनक्लेम्ड डेड बॉडी को रिकवर भी किया, लेकिन शायद पुलिस के बीच में भी कोऑर्डिनेशन की कमी थी कि वो अनक्लेम्ड डेड बॉडी का गायब हुए ऋषिकेश पवार के साथ कोई मिलान पुलिस तब नहीं कर पाई। अगर उस समय ही पुलिस को ये पता चल गया होता कि तालुका जालना पुलिस स्टेशन में जो ऋषिकेश पवार नाम के नौजवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, वो गुमशुदगी का मामला दूधना नदी में मिले इस लाश से कनेक्ट होता है, तो उस समय तो शायद लाश जब मिली थी तब तो पहचान भी हो जाती, घर वाले देखकर पहचान लेते, कपड़ों से पहचान हो जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन इत्तेफाक से डीएनए सैंपल अंबड पुलिस ने रखा था, जिसकी बदौलत ये मामला एक अंजाम तक पहुंचा। तो गला घोंट कर हत्या की, गाड़ी में लाश रखी और उसे फेंक दिया, ठिकाने लगा दिया। तो एक दोस्त के तौर पर कितना बड़ा अपराध अविनाश वाघमारे ने किया। उसने अपने ही दोस्त के पीठ पर छुरा घोंप दिया, उसकी हत्या कर दी और एक ऐसे दोस्त की हत्या की जो दोस्त उसका भला चाहता था, उसकी मदद करता था। यहाँ तक कि जब उसे रुपयों की दरकार थी तो उसने अपने दोस्त को रुपए भी दिए थे। तो ये थी पूरी कहानी। ये कहानी अपने आप में जितनी दर्दनाक है, उतनी इत्तेफाक की नज़र से अगर देखें तो बहुत ही अच्छा भी है। अच्छा इत्तेफाक की नज़र से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मुखबिर ने पहले कत्ल के मामले में कातिल का सुराग दिया, कातिल पकड़ा गया, लेकिन शायद ये अनोखा मामला है जिसमें कातिल पहले पकड़ा गया और मरने वाले शख्स की पहचान बाद में एस्टैब्लिश हुई। तो इस पूरे घटनाक्रम पर और पुलिस की तफ्तीश पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, वो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक शख्स ने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया था क्योंकि उसे लालच थी कि अगर वो अपने दोस्त की बलि देता है तो उसे ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा और इससे उसका भाग्य बदल जाएगा। लोग कितने स्वार्थी, कितने लालची, कितने बेवकूफ़ और कितने शातिर हैं कि इस तरह के अंधविश्वास में आकर किसी अपने जानकार, अपने दोस्त या मान लीजिए किसी जानकार न भी हो, बेगुनाह आदमी की जान लेने से भी बाज नहीं आते, पीछे नहीं हटते। अपने आप में बहुत ही दुखद घटनाक्रम था वो, और उस पर हमने
आपको जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी सुनाई थी उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। ये कुछ कमेंट पढ़ते हैं। रेखा भभोर ने कमेंट किया है, उनका कहना है कि गड़ा धन जैसा कुछ नहीं होता है, इत्तेफाक से अगर कहीं मिल जाए तो वो बात अलग है, और किसी भी तांत्रिक और टोने टोटके के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, उसका अंजाम बुरा ही होता है। एलोमेलो के नाम से एक आईडी है और उन्होंने ये लिखा है कि कहते हैं कि जो किस्मत में आपके लिए लिखा गया है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, फिर भी लोग लालच की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। बिल्कुल सही बात है। जयदीप लोधी ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि यह घटना हमारे गांव के बिल्कुल पास की है और ज़्यादा धन के चक्कर में ही जान जाती है, ऐसा लिखा है कैलाश नारायण मिश्रा ने। इसके अलावा साबिर हुसैन ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि आप जिस तरह से कहानी सुनाते हैं पूरी कहानी मुंह ज़ुबानी याद हो जाती है और आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। निरंजन ने कहा है कि बलि का बकरा जैसा मुहावरा शायद ऐसी घटनाओं के लिए ही बनाया गया है। ये चंपारण बिहार से हैं। और सुरेंद्र कुमार बिंद का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि लालच अपराध के किसी एक सिरे पर ले जाती है, चाहे वो अपराध कराना हो या फिर अपराध का शिकार हो जाना। बहुत सही बात आपने भी लिखी है। प्रतीक पोकले का कमेंट है, इन्होंने कहा है कि सर गोटमार मेला, स्टोन वॉर, पांडुरना पर भी स्टोरी सुनाइए। अपकमिंग सितंबर मंथ नाउ इन पोला फेस्टिवल, नाउ ऑन पोला फेस्टिवल। ठीक है, देखिए ये सब तो बेसिकली देखा जाए तो अपराध नहीं है और एक परंपरा है जिसका निर्वहन सालों से लोग कर रहे हैं। वो एक दूसरे पर पटाखे और बारूद से हमला करते हैं और पत्थरों से भी हमला करते हैं। इस तरह के भी परंपराएं हमारे देश में है, लेकिन वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते। तो खैर, इसके अलावा अमोल के नाम से एक आईडी है, रामकृष्ण हरि, उन्होंने कहा है, मेरी ओर से भी आपको रामकृष्ण हरि भाई। वीरेंद्र ज्योति का कमेंट है, उन्होंने कहा कि भाई साहब एमपी के सागर का प्रोग्राम देख रहा हूँ, सागर से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और गैरतगंज होकर अभी आया हूँ। एग्जैक्टली वो रिलेट कर पा रहे होंगे जो लोग वहाँ रहते हैं, आसपास के जिन जगहों की वो घटनाएं होती हैं। मैं जब वहाँ की कहानियाँ, वहाँ के घटनाक्रम सुनाता हूँ तो लोग उनको रिलेट करते हैं उन जगहों से। तो इसीलिए इन्होंने भी ये कमेंट किया है। विशाल प्रधान ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। जगदीश चांडेगड़ा जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत स्वागत आपका। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र पर उन्होंने भी सवाल उठाया है। विपिन ठाकुर ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका विपिन ठाकुर दांगी। ये कहानी हमारे गैरतगंज की है। अच्छा, मतलब ये गैरतगंज के ही रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि कहानी 100% सत्य है। आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत लाजवाब है, ऐसा संतोष किरार लिखते हैं। इसके अलावा मिस्टर भोला फोमटेक ने भी कमेंट किया है और एसके हैं, अंबेडकर इंडिया और जिम SRK, और इसके अलावा प्रशांत बामेटा ने भी कमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हालांकि प्रशांत बामेटा जी का जो कमेंट है वो आपत्तिजनक है, और लेकिन चलिए ठीक है, मतलब आपने कमेंट किया है इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम अपनी भाषा अगर संयत रखेंगे तो बातचीत करने में भी अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद। इसके अलावा DK शर्मा एडवोकेट का कमेंट है, उन्होंने भी अभिवादन किया है, मेरी ओर से भी आपको अभिवादन। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी देर तक मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।